allegedly 41 टाइम्स कॉल किए, थ्रेटन किया, हैरेस किया, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, फिल्मों से रातों रात उनको निकाला जाने लगा। This is not trolling, this is bullying. It is only a matter of time that a big incident happens. You literally are telling people that I hope you die. What sort of darkness are you living in? What sort of sickness is here? Where are you going? उनको उनकी टीम ने सडनली बताया कि कटरीना कैफ अपनी वैन में पूरा तैयार व्यार होने के बाद रो रही हैं। Once you become an actor, your life kind of becomes monotonous in many ways because you're only working. तो यही हमें कहा जाता है कि as a woman, how can you take a break? ये बात मनीष मल्होत्रा को काफी बुरी लगी। वो चुपचाप उनसे डायरेक्टली बात कर सकती थी, बजाय कि इतने अवार्ड फंक्शन में जाकर उन्होंने उस चीज का ब्लेम मनीष मल्होत्रा पे डाला। एक घड़ा होता है ना एक्सपीरियंसेस का, जो एज एन आर्टिस्ट आप अपने परफॉर्मेंस में डालते, वही डिप्लीट हो गया था। ना ज्यादा खुशी, ना ज्यादा दुख। बहुत सारे एक्टर्स अब पहले से ही इंश्योर कर लेते हैं कि अगर वो किसी अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म करने आएंगे तो उन्हें एक अवार्ड भी मिलना चाहिए। कई बार इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि उन कैटेगरीज की कोई सेंस भी बन रही है या नहीं। We are the ones that are setting this narrative. I really feel bad, and that's why, ma'am, I say it's collective responsibility because these are the films that actually change the society for women. I don't always want to go watch one magnum opus where the hero has an AK-47. The Right Angle with Sonal Kalra. कभी एक अनाउंसमेंट पूरी फिल्म इंडस्ट्री का अटेंशन खींच लेती है, कभी एक कंट्रोवर्सी का सच अफवाहों से बिल्कुल अलग निकलता है, और कभी एक रोमांटिक मोमेंट इंटरनेट का फेवरेट टॉपिक बन जाता है। इस हफ्ते एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये सब हुआ। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। मेरा नाम है सोनल कालरा और आप देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट्स द राइट एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली रैप। बहुत सारे डिलेज और अफवाहों से लड़ने के बाद फाइनली आलिया भट्ट और शर्वरी का जो स्पाई ड्रामा है अल्फा, वो थिएटर्स में आने वाली है। फिल्म के मेकर्स ने ऐलान कर दिया है कि ओटीटी नहीं, सिर्फ बड़े पर्दे पे आएगी अल्फा। जुलाई 10 के दिन रिलीज होगी। फिल्म में को स्टार करेंगे अनिल कपूर और बॉबी देओल। फिल्म ओ माई गॉडेस, मतलब टेंटेटिव टाइटल है ओ माई गॉडेस, जिसको बहुत लोग ओ माई गॉड का पार्ट 3 भी बोल रहे हैं, वो थोड़ी सी खबरों में आई इस हफ्ते, क्योंकि पता चला कि जो फिल्म की लीडिंग लेडी डिसाइड हुई थी रानी मुखर्जी, उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी है। तो बहुत सी ऐसी अफवाहें आई कि फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी के बीच कुछ झड़प हुई है, पर हम राइट एंगल पे एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। रानी मुखर्जी और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है अमित राय, उनके बीच में रहे थे क्रिएटिव डिफरेंसेस। प्रोड्यूसर्स ने कोशिश की कि अमित राय और रानी मुखर्जी शुड कम ऑन द सेम पेज, बट वो नहीं हो पाया, और फिल्म की शूट शुरू होने से काफ़ी पहले ही प्रोड्यूसर्स और रानी मुखर्जी ने एमिकेबली डिसाइड किया कि वो इस फिल्म में एक्टिंग नहीं करेंगी। अब ओ माई गॉड 3 या फिर ओ माई गॉडेस के लिए एक नई लीड एक्ट्रेस की तलाश जारी है। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए प्यार जाहिर करके T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में धूम मचा दी। हार्दिक ने महिका को अपनी मिसेज ही कह डाला, वैसे उनकी शादी अभी नहीं हुई है। उन्होंने मैच के बाद बोला कि एवर सिंस महिका केम इनटू माय लाइफ इट हैज़ ऑलवेज बीन अ विन विन फॉर मी, और मेरी मिसेज यहाँ है, और लोगों को मज़ा आ गया उनकी ये बात सुन के। और ईशान को चीयर करने आई अदिति हुंडिया, जिनके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि वो ईशान किशन की गर्लफ्रेंड है। उनके नाना जी ने ही कहा था, लेकिन बाद में उनकी फैमिली ने कहा कि ये श्योर नहीं है, और बेचारे नाना जी सही प्रूव हुए, क्योंकि अदिति ईशान किशन को चीयर करने आई T20 फाइनल्स में। और एक अच्छी खबर ये आ रही है कि क्रिकेटर कुलदीप यादव, जिनकी शादी वर्ल्ड कप की वजह से पहले पोस्टपोन हो गई थी, अब कल 14 मार्च को शादी करने जा रहे हैं अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट वंशिका से। वंशिका और वो कानपुर के रहने वाले हैं, एंड इट्स एक्सपेक्टेड कि कुलदीप यादव की शादी में BCCI के लोग और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स शामिल होंगे। वी विश द कपल द वेरी बेस्ट। एक्ट्रेस यामी गौतम और कृति सैनन के बीच में रिसेंटली एक काफ़ी ऑकवर्ड मोमेंट बस होते होते रह गया। एक्चुअली हुआ ये कि अभी रिसेंटली जी सिने अवार्ड्स हुए थे, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो कृति सैनन ने जीता फॉर तेरे इश्क में। और बहुत सारे फैंस जो यामी गौतम के हैं, उनको इस बात से बुरा लगा कि शायद यामी को ही जीतना चाहिए था।
हक में उनकी एक्टिंग के लिए। तो ऐसा एक इंस्टाग्राम पे एक रील आई जिसमें ये कहा गया कि ये अवार्ड यामी डिज़र्व करती थी, और उस रील को लाइक कर लिया यामी गौतम ने। तो इसके बाद उन्हें क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि वो लाइक उनसे सबकॉन्शियसली हो गया, उन्होंने जानबूझ के कृति सैनन को नीचा दिखाने के लिए इसे लाइक नहीं किया था। खैर यामी ने तो ये क्लैरिफाई कर दिया कि ये सब उनसे गलती से हुआ, लेकिन मुझे इससे ये याद आया कि जो फिल्म के अवार्ड्स फंक्शंस होते हैं ना, अभी अवार्ड्स का सीज़न शुरू हो गया फिर से, तो वो बिल्कुल उस शादी की तरह होते हैं जहाँ पे फूफा जी नाराज़ ना हो, ये नहीं हो सकता। इसी तरह हर अवार्ड फंक्शन में साल दर साल एक्टर्स में कुछ ना कुछ ड्रामा ना हो या कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ये होना नामुमकिन है। तो आज हमने सोचा कि हम आपके सामने पेश करते हैं सम ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड द मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट्स जो पिछले कुछ सालों में हमारे पॉपुलर फिल्म अवार्ड्स में हुए हैं। पहली शुरुआत है फिल्म मेकर साजिद खान और डायरेक्टर आशुतोष गवारिकर के बीच में हुई एक झड़प से, जो पलक झपकते ही एक छोटी सी झड़प से एक फुल ऑन लड़ाई में तब्दील हो गई थी। 2009 के स्क्रीन अवार्ड्स को साजिद खान, जो कि बहुत ही फ़नी भी है रियल लाइफ में भी, वो होस्ट कर रहे थे, और जैसा हर अवार्ड फंक्शन में होता है, उनकी स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा था कि उन्होंने कुछ सेलिब्रिटीज़ का मजाक उड़ाया था। अब आशुतोष गवारिकर जो अपना अवार्ड लेने की वेट कर रहे थे, जब वो स्टेज पे आए अवार्ड लेने के लिए, तो उन्होंने साजिद को काफ़ी खरी खोटी सुना दी कि इंडस्ट्री के सीनियर लोगों का इस तरह से साजिद को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और उन लोगों को इनफैक्ट बोलने का मौका देना चाहिए, ना कि सिर्फ होस्ट ही अपने जोक्स क्रैक करता रहे। और जब साजिद ने कुछ बोलना चाहा तो आशुतोष गवारिकर ने उन्हें सब लोगों के सामने शट अप तक बोल दिया था। ये क्लिप आप देखिए। You cannot make fun of a star on this podium. Tell me when I can speak, Ashu. Shut up, Sajid. No, you don't tell me to shut up, Ashu. और फिर इसके बाद ये हुआ कि साजिद की जो सिस्टर है फराह खान, जो कि कोरियोग्राफर है, फिल्म मेकर है, वो स्टेज पे आ गई, साजिद की साइड ली और कहा कि दे डू नॉट अपोलोजाइज फॉर वट एवर देव बीन डूइंग। इनफैक्ट फराह ने आशुतोष गवारिकर को यहाँ तक बोल दिया कि अगर ये ऑस्कर्स होते तो इस वक्त तक म्यूजिक प्ले हो जाता और आशुतोष गवारिकर शुड हैव बीन एस्कॉर्टेड ऑफ द स्टेज। तो ये काफ़ी मेजर झगड़ा हो गया था, एंड इट वाज अ रियली ऑकवर्ड मोमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिससे शुरू हुई थी सलमान खान और सिंगर अरिजीत सिंह के बीच की घमासान कोल्ड वॉर। 2014 के स्टार गिल्ड अवार्ड्स में अरिजीत अपना अवार्ड लेने स्टेज पर गए और सलमान खान वहाँ पे होस्ट थे। स्टेज से शायद अरिजीत थोड़ा दूर बैठे थे, तो जब उनका नाम अनाउंस हो गया, उन्हें स्टेज पर पहुँचते वक्त थोड़ा टाइम लगा, तो सलमान ने अरिजीत को देखकर कहा कि सो गए थे क्या। अब ये जो फिल्म अवार्ड्स शोज़ होते हैं ना, ये हमें जैसे टीवी पे दिखते हैं वैसे जल्दी जल्दी नहीं होते, मतलब इन्हें कई घंटे लगते हैं एक्चुअली में होते हुए। फिर आप तो एडिटेड वर्जन देखते हैं टीवी पे, तो ये ज़रूर हुआ होगा कि अरिजीत का अवार्ड जो है वो बहुत लेट जाकर आया होगा। तो जब सलमान ने अरिजीत को ये कहा कि सो गए थे, तो अरिजीत ने सलमान को ये रिप्लाई दिया, अब लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। इसमें तो नींद आ गई यार। कहा जाता है कि बस यही एक बात सलमान खान को इतनी चुभ गई कि उन्होंने अरिजीत के गाने अपनी फिल्मों से हटाने शुरू कर दिए। जग घूमिया, जो बहुत ही फेमस सॉन्ग है सुल्तान का, वो ओरिजिनली अरिजीत सिंह ने गाया था, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद वो गाना फिर से गवाया गया राहत फ़तेह अली खान से। अरिजीत ने काफ़ी माफ़ी मांगते हुए एक फेसबुक पोस्ट भी डाला था, जहाँ उन्होंने ये लिखा कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की काफ़ी कोशिश की है सलमान खान के साथ। इस जंग का फाइनली अंत हुआ 9 साल के बाद 2023 में, जब अरिजीत सिंह ने सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में गाना गाया, और सलमान खान ने भी ये कबूल किया कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी साइड से हुई थी। अगला ऑकवर्ड अवार्ड एनकाउंटर भी सलमान खान के बारे में ही है। इसकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय से। दरअसल सलमान और ऐश्वर्या डेट कर रहे थे अर्ली 2000s में, लेकिन उनके ब्रेकअप के बाद उनकी ऐश्वर्या की लाइफ में एंट्री हुई विवेक ओबेरॉय की, जो ऐश्वर्या के नेक्स्ट बॉयफ्रेंड बने। विवेक ने ये कहा कि 2003 में सलमान खान ने एक रात में उनको एलिजिडली 41 टाइम्स कॉल किए, थ्रेटन किया, हैरेस किया, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की। अगली सुबह 1 अप्रैल को विवेक ओबेरॉय ने रखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने सलमान खान के अगेंस्ट काफ़ी बातें बोली। विवेक का इंटरव्यूज़ में ऐसा कहना था कि उस दिन के बाद से इंडस्ट्री के लोगों ने विवेक से किनारा कर लिया, फिल्मों से रातों रात उनको निकाला जाने लगा। Therefore, at the 10th राजीव गांधी अवार्ड्स in 2007, विवेक ने स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस के बाद फ्रंट रो में बैठे हुए सलमान खान के आगे कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन सलमान ने उसे नज़रअंदाज कर दिया।
तो बॉलीवुड में जब अवार्ड्स में ऑकवर्ड टेंशन की बात होती है ना, तो ये क्लिप बार बार याद की जाती है। अगली अवार्ड कंट्रोवर्सी हुई थी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और एक्टर विद्या बालन के बीच में। हुआ कुछ ऐसा था कि 2008 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में जो सैफ अली खान और शाहरुख खान होस्ट कर रहे थे और ऑडियंस में विद्या बालन भी थी, मनीष मल्होत्रा भी थे, वहाँ पर उन लोगों ने, सैफ और शाहरुख ने मजाक मजाक में कुछ लोगों को नारियल अवार्ड्स देने शुरू किए, बुराई करते हुए, बेसिकली जैसे राजीज अवार्ड्स होते हैं ना, टू अवार्ड द वर्स्ट। तो उन्होंने वहाँ पर विद्या बालन को एक नारियल अवार्ड दिया उनकी बुरी ड्रेस सेंस के लिए इन द फिल्म हे बेबी। तो जब विद्या वो अवार्ड रिसीव कर रही थी तो विद्या ने वहाँ पर बोला कि ये अवार्ड तो मेरे साथ मनीष मल्होत्रा को शेयर करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल स्टाइलिंग और कपड़े तो मनीष मल्होत्रा ने ही चुने हैं। I was asked to trust Sajid and Manish. Sajid Khan? Sajid Khan Oh, that and explains Manish a lot of Malhotra. Yeah, considering their sense of his dressing. dress sense is quite good Yeah, as well. precisely. Sajid? So you know where this came from. ये बात मनीष मल्होत्रा को काफ़ी बुरी लगी और उन्होंने बाद में कुछ इंटरव्यूज़ में ये कहा भी कि अगर विद्या को हे बेबी में अपनी लुक से इतनी प्रॉब्लम थी तो वो चुपचाप उनसे डायरेक्टली बात कर सकती थी, बजाय कि इतने अवार्ड फंक्शन में जाकर उन्होंने उस चीज़ का ब्लेम मनीष मल्होत्रा पे डाला। खैर, इसके बाद विद्या ने और मनीष ने आपस में बातचीत करके इस बात को सुलझा लिया और ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई। रियल लाइफ की ऑकवर्डनेस कैसे अवार्ड शोज पर भारी पड़ जाती है, इसका एक और एग्जाम्पल हुआ शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के बीच में। द टू वर रूमर्ड टू बी वेरी क्लोज इन द अर्ली 2010s, बट इस कदर बढ़ गई थी उनकी क्लोजनेस, उन दोनों ने स्टेज पे इस रूमर को लेकर ही एक स्किट कर डाली थी। तो शाहरुख खान ने प्रियंका चोपड़ा से पूछा कि आजकल नया क्या हो रहा है, तो प्रियंका चोपड़ा ने जवाब दिया, अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन कल सुबह तक जरूर होगा। क्यों? कल क्या होने वाला है? कल कहीं ना कुछ गॉसिप हमारे बारे में तो आ ही जाएगा, क्योंकि आजकल हम लोग जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ नॉनसेंस लिखते ही हैं लोग। मैं बैंडर से गुजर भी रही होती हूँ तो लोग लिख देते हैं कि हम लोग छुप छुप के मिले। मैंने भी नोट किया यार। तो ये मोमेंट काफ़ी चीकी था और कैमराज ने रिपीटेडली क्राउड रिएक्शंस कैप्चर किए, स्पेशली शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान का जो ऑडियंस रिएक्शन है उस पर भी बार बार कैमरा गया, क्योंकि गौरी भी वहाँ पे मौजूद थी। ऑकवर्ड, राइट? अगली कंट्रोवर्सी जो है वो एक्ट्रेस कटरीना कैफ से रिलेटेड है। 2012 के स्क्रीन अवार्ड्स होने वाले थे और कटरीना वहाँ पे परफॉर्म कर रही थी, लेकिन फिर स्क्रीन जो कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का है, तो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ जो उस वक्त थे शेखर गुप्ता, उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि उनको उनकी टीम ने सडनली बताया कि कटरीना कैफ अपनी वैन में पूरा तैयार व्यार होने के बाद रो रही हैं। तो वो रो शायद इसलिए रही थी कि उनको ये पता चला था कि उन्हें वहाँ पे कोई अवार्ड नहीं मिल रहा। तो शेखर गुप्ता ने ये कहा कि कटरीना ने लोगों से ये कहा कि वाई डू दे ऑलवेज कॉल मी बट गिव मी नो अवार्ड्स। तो ये बात इतनी बढ़ गई कि कटरीना एक अवार्ड एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके बाद जल्दी से अवार्ड्स में एक नई कैटेगरी इन्वेंट की गई, एंटरटेनर ऑफ द ईयर, और फिर वो अवार्ड कटरीना को दिया गया। इसके बाद से कहा जाता है कि बहुत सारे एक्टर्स अब पहले से ही इंश्योर कर लेते हैं कि अगर वो किसी अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म करने आएंगे तो उन्हें एक अवार्ड भी मिलना चाहिए। साथ साथ उनकी एक डिमांड ये भी होती है कि वो अवार्ड उन्हें जिस कैटेगरी में मिलना चाहिए उसमें बहुत वजनदार वर्ड्स होने चाहिए। तो लोग चाहते हैं कि उन्हें आउटस्टैंडिंग कहा जाए, बिगेस्ट कहा जाए, मेगा स्टार कहा जाए, सुपरस्टार कहा जाए। पर कुछ कैटेगरीज जो डिफरेंट अवार्ड फंक्शंस में हुई हैं वो इतनी फ़नी है कि कई बार इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि उन कैटेगरीज की कोई सेंस भी बन रही है या नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ बहुत ही फ़नी कैटेगरीज जिसमें कुछ स्टार्स को कुछ सालों में अवार्ड्स मिल चुके हैं। जैसे जानवी कपूर को एक बार अवार्ड मिला था ब्यूटी टेस्ट मेकर का, कृति सैनन को एक अवार्ड मिला था नथिंग टू हाइड अवार्ड, एक कटरीना कैफ को अवार्ड मिला था बेस्ट रियल स्टार ऑन सोशल मीडिया। एक बहुत ही मज़ेदार अवार्ड करीना कपूर को मिला था, उस अवार्ड का नाम था आई एम मोर देन यू कैन सी अवार्ड। और एक बहुत ही फ़नी कैटेगरी में एक अवार्ड मिला था, मैं एक्टर का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन उस अवार्ड का टाइटल था मोस्ट लव्ड हिंदी एक्टर इन साउथ इंडिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये अवार्ड किस एक्टर को मिला था। और अब हम आते हैं कल्याण ज्वेलर्स प्रेजेंट द ज्वेलरी स्टोरी सेगमेंट में। आपने कभी सोचा है कि इंडिया का सबसे महंगा ज्वेलरी आइटम किसके पास है, और मोर इम्पॉर्टेंटली वो कितने का है? आज हम आपको खुलासा करते हैं कि बिजनेस वूमन नीता अंबानी बनी है वो शख्स जिनके पास कहा जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट एक्सक्विजिट ज्वेलरी आइटम इन इंडिया। वैसे उनकी पूरी कलेक्शन ही एक्सक्विजिट है, लेकिन उनके पास एक नेकलेस है उसे अंबानी फैमिली इवेंट्स पे नीता अंबानी को पहने हुए देखा गया है। इस नेकलेस में मैसिव
डायमंड्स और रेयर स्टोन्स की एक इलेबोरेट सेटिंग है जो हाई ज्वेलरी क्राफ्ट्समैनशिप का काफ़ी क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है। मैं प्राइस बताऊं आपको, ज़रा अपना दिल थाम लीजिए कि ये एक नेकलेस जो है वो 500 करोड़ रुपए का है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये एक नेकलेस नहीं है, ये चलती फिरती एक हीरो की खान है। बट इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं ये सोचती हूँ कि अगर एक नेकलेस उनका 500 करोड़ का है तो उनकी पूरी ज्वेलरी कलेक्शन तो किसी ना किसी कंट्री की जीडीपी से ज़्यादा ही होगी। इस हफ्ते की ऑफकोर्स सबसे थ्रिलिंग चीज़ ये हुई कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया और T20 वर्ल्ड कप दोबारा से जीत लिया और सारे देश को मज़ा आ गया। लोगों ने खूब इन्जॉय किया उस जीतने की मोमेंट को, पर बहुत लोगों ने, इंस्टाग्राम कम्युनिटी ने स्पेशली, उस पर इतने फ़नी मीम्स और वीडियोस भी बनाए कि हमने सोचा कि इस बार के रॉफल मोमेंट में हम कुछ ऐसे ही फ़नी जेम्स जो है वो आपके लिए कंपाइल करते हैं। तो ज़रा देखिए, दिस इज़ फ्रॉम टीम राइट एंगल। इस नर को एक मादा की तलाश है। ये दोनों निब्बा निब्बी ने गरबा, भंगड़ा, भरतनाट्यम ऐसे ऐसे नृत्य का प्रदर्शन किया है दोनों ने। बाजी एक बिहारी सब पे भारी। अब बाजी कदे हंस भी लिया करो यार। इंडिया मैच जीत जाए स्वाहा। उन सारी यादों को खुशनुमा फिर से बनाया है भारत ने, खुश को एक बार फिर से विश्व चैंपियन बनाया। और अब हम आ गए अपने वेयर आर दे नाउ सेक्शन में। वेल, हम्मा हम्मा एक ऐसा गाना है जिसे सिर्फ मेरी जेन एक्स के लोग नहीं बल्कि जनरेशन मिलेनियल्स भी आज तक पसंद करते हैं। शायद जेन जी भी पसंद करते होंगे क्योंकि इस गाने के काफ़ी रीमिक्सेस भी बने हैं। तो इस गाने के पीछे जो सिंगर हैं, आज हम उनकी बात करते हैं। उनका नाम है रेमो फर्नांडिस। गोवा के म्यूज़िक सीन से निकले इंडियन पोर्चुगीज सिंगर रेमो को इंडिया का सबसे डिस्टिंक्टिव पॉप सिंगर भी कहा जाता है। उनके इंग्लिश और कोंकणी ट्रैक्स जैसे बॉम्बे सिटी या मारिया पेताचे, ये सब ने उन्हें बहुत कल्ट पॉपुलैरिटी दे दी थी। नेशनल फेम उन्हें तब मिली थी जब उन्होंने बॉम्बे फिल्म के लिए हम्मा हम्मा, जो AR रहमान ने कंपोज किया था, उसको गाया। एक और गाना था उनका बहुत पॉपुलर, देखो देखो ये है जलवा। इस 15 मिनट के गाने ने भी रेमो को बहुत सुपर पॉपुलर बना दिया था। लेकिन 2002 में आई फिल्म आंखें में टाइटल ट्रैक गाने के बाद रेमो ने फिल्म्स में गाना सडनली छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट म्यूज़िक एल्बम्स पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। 2010 आते आते तक सिर्फ फिल्म म्यूज़िक में ही उन्होंने वापसी नहीं की, लेकिन एक्टिंग भी कर डाली। एक विलन जैसी फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की। पिछले कुछ सालों में रेमो जो है वो रिलेटिवली सीन से गायब हैं। उन्होंने बहुत लो प्रोफाइल बनाया हुआ है। गोवा में ही वो ज़्यादा अपना वक्त गुजारते हैं। 2024 में एक हेल्थ प्रॉब्लम से वो गुजरे थे जब अपने होटल रूम में वो कोलैप्स कर गए थे। 2025 में उनकी इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी हुई थी और उसके बाद नवंबर 2025 में एक फेसबुक पोस्ट में इस बारे में डिटेल्स आई थी रेमो के हेल्थ के बारे में। आज रेमो रिकवरी कर रहे हैं और उनकी कमी जो है ना वो इंडियन म्यूजिक सीन को काफ़ी खल रही है। वी रियली होप दैट रेमो, इफ दिस वीडियो रीचेस यू, यू मस्ट नो दैट योर फैंस आर मिसिंग यू एंड इट मोटिवेट्स यू टू गेट बैक एंड गिव अस सम मोर जेम्स। सोनल रेकमेंड सेक्शन में मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक मूवी के बारे में जो कि मैंने पिछले दिनों देखी। बहुत मतलब नई फिल्म नहीं है, 2015 की पिक्चर है, लेकिन मैंने अभी देखी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। उस फिल्म का नाम है वेटिंग। इट इज़ ऑन जियो हॉटस्टार। द मूवी स्टार्स नसरुद्दीन शाह एंड कल्की केकला। अनु मेनन ने डायरेक्ट की है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इमोशनल स्टोरी बिटवीन टू इंडिविजुअल्स जो एक हॉस्पिटल के ICU के बाहर वेटिंग लाउंज में मिलते हैं और फिर उनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। वेरी वेरी इमोशनल, अ ब्यूटिफुली मेड फिल्म। अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर देखिए। इट्स कॉल्ड वेटिंग एंड इट्स ऑन जियो हॉटस्टार। And now it is time for our next segment, the OTT Meter, brought to you by Sea Voter. तो इस Sea Voter मीडिया ट्रैकर में हम क्या करते हैं कि OTT पे रिलीज़ हुई किसी एक फिल्म की बज़, उसको कितने लोगों ने देखा और फिर लोगों ने उसे कितना पसंद या नापसंद किया, उसे इवैल्यूएट करते हैं। This week we are discussing the report card of Amazon Prime's film Subedar. The film stars Anil Kapoor, Mona Singh, Radhika Madan, Saurabh Shukla and Aditya Rawal. Aditya Rawal is Paresh Rawal's son. ये मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो सुरेश त्रिवेणी हैं।
The movie is set in Madhya Pradesh and it follows Anil Kapoor's character who's a retired soldier and who's struggling to adjust to civilian life. तो जब हमने सी वोटर के थ्रू OTT मीटर में सूबेदार को इवैल्यूएट किया तो हमें पता चला कि मूवी जनरेटेड अ गुड बज ऑफ 79%, मतलब हर 100 में से 79 लोगों को पता था कि सूबेदार आने वाली है. द कन्वर्जन रेट हाउएवर वाज स्लाइटली लो, इट वाज 56%. दैट मीन्स 56 out of 100 people actually ended up watching it and they have given it a rating of 2.86 out of 5. अब अगर डेटा को देखें तो मूवी हैज़ नॉट रियली रिसीव्ड अ ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस डिस्पाइट जनरेटिंग अ डिसेंट बज़. And now we come to the on call with segment. इस हफ्ते मेरे साथ जो शख्सियत जुड़ रही हैं, अगर उन्हें मैं डिफाइन करूँ तो मैं उन्हें कहूँगी पावर हाउस ऑफ टैलेंट. शी इज़ 100% हार्ट एंड 100% प्लेन स्पीक बोथ ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन. वेरी हैप्पी टू हैव विद अस भूमि पेडनेकर. Hi Bhumi, welcome to the Right Angle. How are you? Very well. I'm very well, Bhumi. I must tell you that you look splendid. Thank you. मतलब you're looking 10 on 10. ये स्टाइल सेंस जो है ये बचपन से था या बाद में एक्वायर किया हुआ है? नहीं, मुझे लगता है कि स्टाइल हमेशा से था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई फिल्मों की दुनिया में, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया, मुझे लगता है थोड़ी और कॉन्फिडेंट बनती गई मैं कि मैं लोगों को बता पाऊँ कि मुझे देखिए फैशन का बहुत ज़्यादा शौक है, बिकॉज़ यूजुअली जिस तरह की फ़िल्में मैंने की हैं, फैशन इज़ नॉट समथिंग दैट्स एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी, है ना? लोगों को लगता है कि एक बहुत ही मेरी कहानियाँ बहुत सरल सिंपल हैं, मेरे किरदार हमेशा बहुत ही सिंपल रहे हैं, सो पीपल फील दैट ओह बट व्हाई डज़ शी लाइक फैशन? आई लव फैशन. And who doesn't, Bhumi? No, you're absolutely looking great. And you mentioned saral, simple films. तो I've been meaning to ask you कि ये जो cause-driven, meaningful कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ भूमि को ढूंढ लेती हैं या भूमि इन कहानियों को ढूंढ लेती है? Honestly, मैम, मुझे लगता है कि this is just a part of me. My art has a lot of advocacy. Me as a person, I have a lot of advocacy. And ये ना बहुत लकी हूँ मैं कि जो मेरी पहली फ़िल्म थी दम लगा के हईशा, उस फ़िल्म ने ना मुझे बहुत चीज़ें सिखाई. उस फ़िल्म ने मुझे ये सिखाया कि सिनेमा में बहुत पावर होता है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करें. एंड आई डोंट थिंक वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना, पर आई एम जस्ट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. मैं जिस तरह के परिवार में बड़ी हुई हूँ, वहाँ पे मैंने हमेशा देखा है मेरे मदर फादर को बहुत कम्युनिटी सर्विस करते हुए. हमें हमेशा यही सिखाया गया था दैट नेशन फर्स्ट, कम्युनिटी फर्स्ट, सोसाइटी फर्स्ट, इन अ वेरी पॉजिटिव वे. और कहीं न कहीं मुझे लगता है वो सारी झलकियाँ जो मेरे वैल्यू सिस्टम की है, मेरे फ़िल्मों में आप देखते हो, तो मेरे लिए इट्स अ वेरी नेचुरल वे ऑफ जस्ट लिविंग. मैं हूँ ही ऐसी इंसान, मेरे में बहुत एक्टिविज्म है और इसका बहुत मजाक भी उड़ाया जाता था एक समय पर दिस इज हु आई एम. Well, no, God bless you, Bhumi, and it's very clear that your parents have given you such values that these causes mean so much to you. तो अब इतना वक्त बीत गया है from the time you debuted, तो दम लगा के हईशा की भूमि और दलदल की भूमि में क्या difference है? What is that one difference and what's that one similarity? I think I start with the difference first because honestly मेरे लिए it is easier to answer that. I think difference ये है कि दम लगा के हईशा की भूमि, जब मैंने करियर शुरू किया था, एक इनोसेंस थी उस भूमि में, जो शायद दलदल की भूमि में नहीं है. और मुझे लगता है लॉट ऑफ दैट आल्सो कम्स विद जस्ट स्पेंडिंग दीज मेनी इयर्स वर्किंग. एंड दिस इज नॉट अबाउट कि आप कौन से क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं, मैं अगर किसी भी प्रोफेशन में होती, लाइफ आपके एक्सपीरियंसेस एक अमाउंट ऑफ हार्डनिंग, एक अमाउंट ऑफ डर हर इंसान में पैदा कर देते हैं. और मुझे लगता है वो लड़की बहुत इनोसेंट थी. शायद दलदल की लड़की थोड़ी और मैच्योर है, लेट मी जस्ट पुट इट लाइक दैट. एंड सिमिलैरिटी यही है कि दोनों निडर थे. मैं निडर तब भी थी, मैं निडर अब भी हूँ. ये fearlessness हमेशा रहे भूमि, I mean because it's a big part of who you are. But आपने दलदल से पहले काफ़ी लंबा एक ब्रेक लिया and you've also gone on record to say that you were feeling creatively and emotionally depleted and therefore you decided to take a break. Would you want to elaborate? आपने क्यों ये सोचा कि आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए? Honestly, I shot for दलदल and मैंने उसके बाद एक फिल्म भी शूट करी है जो इस साल आ जाएगी. And last year, after I just felt like
इट वॉज कमिंग. ये करीब 1 साल से मैं इस चीज के बारे में सोच रही थी. लेकिन मुझ में ना कभी हिम्मत नहीं आई, क्योंकि हमेशा यही हमें कहा जाता है कि एज अ वुमन हाउ कैन यू टेक अ ब्रेक. एक तो वो क्लॉक आपकी टिक कर रही है और आपको ये लग रहा है कि ओ माय गॉड, नाउ आई एम ग्रोइंग ओल्डर, द काइंड ऑफ रोल्स, बिकॉज दिस इज योर कंडीशनिंग. मैं बहुत डर रही थी. मैंने कहा यार कैसे ब्रेक लूं, बिकॉज आई जेन्युइनली फेल लाइक आई wasn't I wasn't able to give the way I used to maybe a little earlier. And it's not like मेरी मेहनत में या मेरी कोशिश में कोई कमी थी. कुछ आ नहीं रहा था. I felt depleted emotionally. I felt depleted कि शायद मेरे experiences खत्म हो गए हैं. जिस तरीके की जिंदगी मैंने before I became an actor जी थी, I had seen a lot of struggle. I had seen a lot of things that happened, a lot of happiness, a lot of joy, because मैं एक assistant director थी. I would get to experience life in its truest way. छोटी छोटी चीजें, भले वो ये हो कि यार अभी बैंक अकाउंट में सिर्फ 2,000 रुपए बचे हैं और आधा महीना और बच गया है, वो आगे कैसे गुजारना है, या वो ये हो कि am I like just body image issues, जो भी issues थी. और the fact that I would get to travel to these beautiful places जहाँ पे मुझे जाके audition लेने थे, या मैं बहुत travel करती थी. मैं अपने गाँव जाती थी, अपने cousins के साथ time spend करती थी. There was a lot happening. My life was very, very potent with different experiences, good and bad. And I think once you become an actor, your life kind of becomes monotonous in many ways, because you're only working. You're going from one film set to the other. And yes, your characters, आपके किरदार आपकी लाइफ में बहुत रंग ऐड करते हैं, लेकिन if as an artist I have nothing left from, एक घड़ा होता है ना एक्सपीरियंसेस का, जो एज एन आर्टिस्ट आप अपने परफॉर्मेंस में डालते, वही डिप्लीट हो गया था. ना ज्यादा खुशी, ना ज्यादा दुख, ना प्यार, ना कुछ. एकदम ये वनिला हो गई थी मेरी लाइफ. एंड आई wanted to change that, and that's why I just took the decision. Also, it came at a time where I had a release that got me to introspect a lot about a lot of things. Because after many years of working, and not just working in front of the camera, also behind the camera, I started working when I was 17. By the time, matlab, it was a good like 15, 16 years of just being at it, like, that horse race, that rat race that you are in. And then this release came, and I was like, you know what? There are some things that are right. And I have to find all the constructive criticism over here, and there is some positivity in this sea of negativity out there. And I decided to just take some time off and work on myself. Just go back to that girl who had started, who has created this outstanding ecosystem. When I sit in my house और मैं देखती हूँ, मैंने कहा यार ये सब मैंने create किया है. And ये सब मैं इसलिए create कर पाई क्योंकि मेरे पास डर नहीं था. और मैं बहुत इतनी सारी इनहिबिशंस आ गई थी मेरे अंदर, एंड आई वाज अ वेरी अनइनहिबिटेड एक्टर. क्योंकि मैं कभी रेस में थी ही नहीं. मैं तो खुद की जगह बना रही थी, और मैं रेस में कब जुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला. And that started affecting my mental health, everything, my relationships. And yeah, so I just decided that, maybe people will feel कि, अच्छा, पता है कैसे narratives बन जाते हैं लोग. और मैंने कहा जो भी, that's why I didn't tell anybody. Best decision of my life. 8-9 महीने बहुत ट्रैवल किया है मैंने, जाके पढ़ाई की है मैंने. आई रिकनेक्टेड विद फैमिली मेंबर्स जिनकी लाइफ से मैं कंप्लीटली आउट हो गई थी. आई रिकनेक्टेड विद माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, माय गर्ल फ्रेंड्स. इतनी शादियों पे गई हूँ मैं. मैंने आई हैव come back healed, and I would really like push everyone to do it. So, Bhumi, you've actually said a very beautiful thing, this burnout, and you're a very relatable person. So, when you're talking about feeling a burnout, ये burnout जो है ना, ये बहुत reality है आजकल, especially youngsters में. कुछ ऐसा लगने लगता है जैसे hollowness की feeling आती है. You feel a sense of being burnt out. तो वो आपके साथ अगर हुआ और आपने उससे डील किया, और अगर ऐसे कोई यंगस्टर सुन रहा है जिसे बर्नआउट फील हो रहा है और उसे आपको कुछ एडवाइस देनी हो, तो व्हाट वुड यू से? मैं एडवाइस यही कहूंगी कि हमने वैसे भी इतने सारे नॉर्म्स और स्टैंडर्ड सेट किए हैं जो हमने हमारे लिए नहीं सेट किए, दुनिया ने हमारे लिए सेट किए हैं. इफ यू नो व्हाट योर पर्सनल गोल्स आर एंड व्हाट योर पर्सनल एम्बिशन इज, सी आई हैव ऑलवेज बीन अ प्लानर. A lot of things that have happened in my life have been magic, and it has been God's blessings. But I've always believed that you need to have a larger vision about what your life is. Even if you don't have solid goals, but there's a larger vision, right? And for that larger vision, I took a break.
because I know what the next decade of my life is going to look like. And if you know what the next decade of your life is going to look like, and you feel that you need more skill, you need more time, or you just want to do nothing, that is also okay. And वो तभी हो सकता है जब आप अपने आसपास की noise कट कर दें. Because you don't owe anybody an explanation. Nobody but yourself. You should not be in a position, ma'am, कि मैं ना पीछे, like 10 years later, I'm like, यार वो ना ले लेना चाहिए था break. क्योंकि शायद जो, like, and it is just, see, I took it because I want to do better in my work. I took it because I wanted personal growth as a human being, which had stopped. People might have different reasons. Whatever your reason is, you don't always have to be motivated by a profession. You can also be motivated by your personal life. But listen to your instinct, because your instinct is way smarter than what your brain wants to tell you. Well, amazing. And now that you've come back all rejuvenated after this break, and Daldal's also got a good response, Bhumi, what is next on the cards for you? I am very, very thrilled. जैसा response दलदल को मिला, मैं आपको सच बताऊं, मैं ना, वो थर्सडे को आता है OTT shows के साथ, वो फ्राइडे वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है. वेंसडे रात को when the show dropped, मैंने कहा भूमि, मैं गोल्डन टेम्पल गई थी, वहाँ 5-6 घंटे मैंने सेवा करी, बिकॉज दैट इज माई वे ऑफ डिस्कनेक्टिंग. मैंने कहा because I don't know, I found like this beautiful spiritual connection with God, and it has changed my life. And I think one thing I would also want to tell all the youngsters, I wish I had found this when I was younger. Especially millennials, हमारा ना ऐसा disconnect हो गया है with whatever superior energy that exists. And there is an energy that exists. Especially in India, we are so lucky. हमारे ना DNA में ये है. And I wish I had found it earlier. शायद मुझे वो break लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. Because spirituality, your faith, whatever faith you believe in, whatever energy you believe in, ना वो आपको बहुत stable रखता है, इतना energized रखता है. मैं आपको, so my biggest advice that I can actually give younger people is that find your connection with God, with the universe, with whatever it is. बहुत important है. But मैं सेवा करने गई थी, एंड थर्सडे मैंने किसी से बात नहीं करी. मैंने कहा चलो फाइन. फ्राइडे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस, रिस्पॉन्सेज. सैटरडे तक दलदल वाज ट्रेंडिंग ग्लोबली, एंड मैंने ना ये एस्पिरेशन रखा ही नहीं था शो के लिए. मैंने कहा हाँ यार, इंडियन शो है, देखेंगे लोग यार. व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग नंबर 1 यूके, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मैंने कहा कुछ हो रहा है. एंड आई थिंक it happened because I was just so open to receive everything. And fortunately, मैंने एक बहुत ही cute film shoot करी है right before I took this break. I was the last day that I decided, okay, now I'm moving on. It was for this film with a great group of people. It is Imran Khan's comeback film, and I am so excited about it because Imran had a genre of rom-coms, and that genre now nobody is doing. And he's come back with a film which is like his genre, but elevated, more mature, more evolved. It's this evolved love story. It has this other incredible actor, Gurfateh, in it as well. And I can't wait for people to see it. Also, like, it was kind of on my bucket list to work with Imran, because मैं उनकी बहुत सारी फिल्मों की fan रह चुकी हूँ, growing up, जाने तू या जाने ना. And he was like quite the, girl crush for everyone. So it's that, and working on a bunch of things. To tell you my most honest answer, I don't know what am I going to do next, because I had taken some time off, but I have been reading a lot. But I know whatever I do next has to be something that really takes my performance to another level. वरना ठीक है. Now people are finding it a chore to come back to theaters. जैसे मतलब पेंडेमिक के बाद कुछ तो हो ही गया है, लोग बड़ी इवेंट टाइप फिल्म होगी तो फिर भी आ जाएंगे. बट देन व्हाट हैपेंस टू स्मॉल ब्यूटीफुल फिल्म्स, जैसे अब नाउ यू डूइंग दिस रोम कॉम विद इमरान खान. सो व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग पीपल टू थिएटर्स फॉर सच स्मॉल ब्यूटीफुल फिल्म्स एज वेल? This is such an important question that you have asked, because what is happening now, जो आपकी small और medium size film है वो खत्म हो गई हैं. I also feel that this is somewhere collective responsibility of all of us. I have made a career out of a slice of life films that were word of mouth. No film is given an opportunity to be a word of mouth film today. क्योंकि क्या होता है ना, फ्राइडे को एक कलेक्शंस आने शुरू हो जाते हैं और एक जजमेंट दे दिया जाता है.
कि इस फिल्म की ओपनिंग नहीं लगी। अगर ओपनिंग नहीं लगी तो क्या इट्स नॉट अ फिल्म दैट्स वर्दी ऑफ बीइंग गिवन अ शॉट? मैम, दम लगा के आयशा 1 करोड़ रुपए पे खुली थी। अगर तब ये नैरेटिव्स होते, अगर तब ये सिस्टम्स होते, तो ना मैं, ना आयुष्मान खुराना, ना राजकुमार राव, ना तापसी, हम में से किसी के करियर नहीं होते। I really feel bad, and that's why, ma'am, I say it's collective responsibility because we are the ones that are setting this narrative. How will these small, sweet films work? And these are the films that actually change the society. These are the films for us, for women. Because I don't always want to go watch one magnum opus where the hero has an AK-47. I can't go watch that film with my mother, but I can go watch a Queen with my mother. I can go watch a Kahani, a Dam Laga Ke Aisha, a Piku with my mother. या बधाई दो. A Badhai Do, none of these films, a Badhai Ho, none of these films are films that have opened at like 20 crores or some 9 or 10 crores. These were nice films that got love, and respectfully, they grew through, weeks. And we have to give these small films an opportunity. And I really hope that, as a consensus, as an industry, we all come together and we decide कि यार, these are the things that we need to change. Because अगर theatre में audience नहीं आएंगी, हम सब affect होने वाले हैं उससे. और क्या है मैम, एज एक्टर्स, ठीक है, आई एम अ कॉम्पिटेंट एक्टर, मुझे हमेशा काम मिलता रहेगा, बट वेयर आर द न्यूअर डायरेक्टर्स, वेयर आर द न्यूअर स्टोरीज, वेयर आर द न्यू राइटर्स? दीज पीपल विल नॉट कम. और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म, जितने भी हमारे मेन प्लेयर्स हैं, वो सिर्फ बहुत कम फिल्म हर साल ले सकते हैं. तो क्या एक इंडस्ट्री जो 4 या 5 साल पहले थाउजेंड्स ऑफ फिल्म्स देती थी इन अ ईयर, विल वी ओनली गिव 100 फिल्म्स इन अ ईयर? बिकॉज आपकी 5 या 6 थिएटर के लिए बनेंगी और बाकी ओटीटी के लिए बनेंगी, और ओटीटी के लिए हर साल में ज्यादा से ज्यादा, यू पुश इट, देयर विल बी 100 फिल्म्स दैट विल कम आउट. Yeah. So what's going to happen? There are only going to be like 10% of the industry working. So I'm also worried that how do we get people in theaters? But my one solution is that we need to encourage small and medium-sized films, and that will only happen is if we stop labeling films and stop getting the audience to feel कि oh my god, ये तो बकवास है, क्योंकि हर चीज नंबर हो गई अब. नंबर के मेट्रिक के आगे कोई जा ही नहीं रहा है. अच्छी फिल्म, बुरी फिल्म, जैसे लालो, दैट गुजराती फिल्म, बिकॉज in regional, sorry, am I going over time? No. This is very useful. जैसे वो जो गुजराती फिल्म थी लालो, ओके, विच हैज बिकम अ केस स्टडी इन मेनी वेज. रीजनल फिल्मों में ना ये होता नहीं है जहाँ पे हेडलाइंस आ जाती कि इतने करोड़ बना है, वो करोड़ बना है. इट इज अ फिल्म दैट वाज मेड इन अ फ्यू lakhs that has made a triple digit crore number because ब्रीदिंग स्पेस दी है, तो मुझे तो जेन्युइनली सिर्फ यही सोल्यूशन लग रहा है, बिकॉज वी कैन नॉट इग्नोर 50% ऑफ अ पॉपुलेशन दैट आर वुमेन. Why we need to make films for them, we need to make stories for them, and I'm very, very confident with some corrections, with some narrative corrections. Also, the narrative that Bollywood is a bad place. It's not a bad place. It's a place that gives employment to a lot of people. It's actually a place that has a lot of parity compared to many, many other professions. So I just feel we need to start shifting the narrative. We need to start making the narrative more positive. बिकॉज थिएटर्स तो नहीं जा सकते, है क्या हमारे पास करने को? मतलब थिएटर्स ही तो एक चीज है जो कलेक्टिवली आप एज अ फैमिली कर सकते हो. No, I agree. This is a collective responsibility, Bhumi. In fact, as much of my fraternity, media also needs to play an important role because जो चीज़ ट्रेड की हुआ करती थी ना कि पिक्चर की ओपनिंग कितनी लगी, वो अभी नॉर्मल ऑडियंस पूछती है. तो मतलब दे शुड रादर फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ द फिल्म, वन वुड से. बट ये नंबर्स और ये ओपनिंग जो है, यही इसी बारे में ज़्यादा बात होने लगी है. सो दैट रियली नीड्स टू चेंज. And that's how I thought of this because I have my cousins and family members. They're like, हाँ, लेकिन इसकी opening नहीं लगी है ना, yeah, but it's not like open to like, and I'm like, why do you all care? This is not for you all. This is for the business. This is for the industry people. So I think there needs to be policy like from within the industry with members of the media. Collectively. Yeah, and one more thing where the industry needs to come together, you're doing your bit is to stand against the negativity on social media. Because मैंने अभी कुछ महीने पहले एक वीडियो पोस्ट किया था about Arjun Kapoor and the kind of
massive cruel trolling that he faces, and you were among the first few people from the industry to like that and show your support. So this trolling ke against bhi jo hai, that also the industry needs to come together and sort of stand up for each other, don't you think? You know, I feel that people have forgotten कि by the end of it हम इंसान हैं. You can't dehumanize a person you watch on screen. है ना, हम सबकी स्ट्रगल्स रही है, हम सबकी जैसे उनकी जैसे आपकी रही है हमारी भी रही है, all of these faceless people. And all I want to say is that it's easier said that it does not affect me. It affects every one of us. How can it not affect us? I just like, and I've started talking about it. मुझे बहुत time तक बोला मत बात करो. Why do you want to attract these conversations? Why do you want to remind people that something like this is happening with you? I'm like, no, we need to talk about it because now this is becoming a bit of a sickness. And I genuinely feel bad for all of these people that have so much negativity to say because there have been times that I have gone this wormhole कि मैंने कहा मैं जाके देखती हूँ ये इंसान कौन है, and I would see it's a woman who has pictures with her daughters, and I was like, the way you're objectifying other women on social media, what if your daughter was to be objectified like that? It is just not okay. I would go a step further and say that we need strict laws against this. Because this is not trolling, this is bullying. It is only a matter of time that a big incident happens. And then क्या करेंगे ये सारे ट्रोल जो वहां बैठ के इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट दे रहे थे किसी के ऊपर. It has gotten nasty. Like, you literally are telling people that I hope you die. What sort of darkness are you living in? What sort of sickness is here? Where are you going? मैम देखिए, as women ना, इस सही बात नहीं है और ना मैं ये चीज जस्टिफाई कर रही हूँ. हमें ना वैसे ही आदत है. हम तो ये बुलिंग ये ट्रोलिंग के साथ तो बड़े हुए हैं. आप रोड पे चलो, एक आदमी सीटी मार रहा है, कोई कुछ कमेंट कर रहा है, you can feel a male gaze that is looking at you incorrectly. So we are way more resilient. But that doesn't mean that we are going to take it anymore. And I feel that there really needs to be like strict policy against this. There has to be ownership that needs to be taken. Because you do not have the right to verbally abuse me. आप सोचिए ना मैम कि अगर हम एक कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, और शायद मैंने अपनी लाइफ के लिए कोई गलत डिसीजन लिया और मैं उस कॉलोनी से चल के जा रही हूँ, सब मुझ पे पत्थर मार रहे हैं. Is that okay? Then how is what's happening on the internet okay, right? So it just break my, and it's not only for us that are in the public eye, it is for everyone. There are young kids that are committing suicide today because their sexuality is being questioned, their choices are being questioned. There's so much pressure. Bhumi, you worked with some fabulous people, but who's that one director and who's that one actor who's still on Bhumi Pednekar's bucket list? One director that there are a few. I think choosing one will be a very difficult one. I definitely want to work with Sanjay sir, and it's my dream in whatever capacity. I do hope that I do get an opportunity to work with him because he's a maestro, he's a genius. Raju sir, again, Rajkumar Hirani is just such a beautiful director. And now I really want to work with Aditya Dhar because I enjoyed part 1 so much of Dhurandhar. And I'm not an audience for like very like masculine films. मेरे को नींद आ जाती है उनमें क्योंकि मैं connect ही नहीं कर पाती. But I really enjoyed the film. I think because also like and if I think of actors, I'm a very big Ranveer Singh fan. So I would love an opportunity to work with him. I don't think there's a single performance of his where I, as his fan, have been disappointed. Like in Rocky and Rani, I was obsessed with him. Definitely Shah Rukh sir, and I'm again waiting to collaborate with Akshay sir again because he genuinely is one of my most favorite people. I think I have so much fun with him and he's such a cheerleader. So yeah. I really hope all of it comes true, Bhumi. And now I've come to the last question, which is our signature question of the show, which is that you have so many fans. In fact, आप तो casting director भी रहे हो, तो जिसे फिल्मों में आना है उसे भी आपसे advice लेनी चाहिए. But as an actor also and as a casting director also, what is that one advice? किसी को कल की भूमि पेडनेकर बनना है तो उसे क्या करना होगा?
You know, I think the biggest piece of advice, if I reflect on what my journey has been, just don't stop dreaming. And just do not listen to every no that comes your way. हर जो ना आती है ना उसमें आप हाँ सुनो, बिकॉज मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही किया है. यू नो, डिल्यूजनल होना बहुत जरूरी है लाइफ में, मुझे लगता है, टू गेट सक्सेस. बट यू हैव टू back it with hard work. You have to back it with tangible decisions that you take, which is working on yourself. Because opportunity देखो भगवान सबको देता है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना और उसके लिए रेडी होना इज, आई फील, द डिफरेंशिएटर बिटवीन पीपल दैट एक्चुअली मैनेज टू मेक इट एंड दैट मे बी डोंट. सो आई वुड जस्ट से कीप एट इट, बिकॉज सही में नहीं पता कब वो सितारा आपका चमके. And especially for women, you know, we are constantly told, we are constantly not, our wings are tried to be clipped. But nobody can do it but you, yaar. तुम्हें ही खुद की जिंदगी बदलनी पड़ेगी. So just be at it. You know, Bhumi, I mean, we are in the third season of my show, and I've been asking this question to everyone, and I'm not saying this because I'm talking to you, but ये जो आपने लाइन कही ना कि हर ना में हाँ सुनो, this actually by far is the best advice that someone's given, and I think it's really very, very sensibly said. Thank you so much for being on the right angle, Bhumi. Thanks for spending time with us. Thank you so much. Thank you, ma'am. And with this, we come to the end of this episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. आप प्लीज़ अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा at sonal.kalra@hindustantimes.com. नहीं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. I will see you next Friday at 7 p.m. Until then, stay good, stay blessed. इसलिए तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से इसलिए मैं रुक गई हूँ. ऐसा सडनली इधर उधर देखना शुरू कर. आज बहुत अजीब दिन जा रहा है. ना जी झूठ नहीं बोलते, बोल देती हूँ गुम हुआ हो. नहीं, वो मेरी आंखों में हमेशा परपेचुअली आंसू रहते. मैं बहुत दुनिया से दुखी हूँ. नहीं, फिर मैं हिमेश रेशमिया जैसे साउंड कैसे करूँगी? नाइस. क्या रे.